नमस्कार, क्लियर कट में आपका स्वागत है। आज क्लियर कट में बात रिलायंस इंडस्ट्रीज की। रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करना इसलिए जरूरी हो गया क्योंकि बाजार में एक अजीब सा कॉन्ट्राडिक्शन दिख रहा है। एक तरफ रिलायंस भारत की सबसे बड़ी कंपनीज में से है। एजीएम में जियो प्लेटफॉर्म के आईपीओ की, एआई की, न्यू एनर्जी की, एफएमसीजी की और अगले 5 साल में इबिटा फिर से डबल करने जैसी बातें सामने आई हैं। और दूसरी तरफ इन्वेस्टर का सवाल वही है, इतना सब होने के बाद भी रिलायंस का शेयर कब चलेगा, आखिर चल क्यों नहीं रहा। रिलायंस में यह सवाल नहीं है कि कंपनी बड़ी है या नहीं, सवाल यह है कि इतनी बड़ी कंपनी अगला बड़ा रिटर्न कहां से बनाएगी। आज क्लियर कट की कहानी यही है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकधर और आप देख रहे हैं क्लियर कट। कानपुर के स्वरूप नगर में रहने वाले 43 साल के संदीप गुप्ता हर सुबह मार्केट खुलने से पहले अपना पोर्टफोलियो देखते हैं। एक तरफ बैंकिंग स्टॉक्स हैं, एक तरफ कुछ मिड कैप शेयर हैं, एक दो पीएसयू शेयर भी ले रखे हैं और पोर्टफोलियो में एक ऐसा नाम है जिसे देखकर उन्हें भरोसा भी होता है और चिढ़ भी होती है। कंपनी है रिलायंस। नाम देखकर लगता है देश की सबसे बड़ी कंपनी है, मुकेश अंबानी का बिजनेस है, जियो है, रिटेल है, ऑयल एंड गैस है, मीडिया है, अब एआई है, न्यू एनर्जी है, एफएमसीजी है। मतलब इतना कुछ है कि शेयर तो चलना ही चाहिए। लेकिन पोर्टफोलियो में रिलायंस का लाइन आइटम देखकर संदीप का सवाल वही रहता है, भाई ये चलेगा कब। कभी एजीएम आती है तो उम्मीद बनती है, कभी जियो आईपीओ की खबर आती है तो उम्मीद बनती है, कभी न्यू एनर्जी की बात आती है तो उम्मीद बनती है, कभी ब्रोकरेज टारगेट बढ़ाते हैं तो उम्मीद बनती है, लेकिन फिर शेयर वहीं आसपास घूमता दिखता है। आज रिलायंस करीब 1300 के आसपास कारोबार कर रहा है। 52 वीक हाई 1611 रुपए का है। 52 वीक लो की बात करें तो 1253 रुपए का, यानी स्टॉक अपने हाई से करीब 19% नीचे आ चुका था। तो इन्वेस्टर की बेचैनी हवा में नहीं है, स्टॉक ने सच में टाइम लिया है। अब सवाल है, रिलायंस इतना बड़ा है फिर शेयर क्यों नहीं चला और आगे चलने की उम्मीद कहां से है। रिलायंस को एक कंपनी मत समझिए। रिलायंस को समझने की बड़ी गलती यह है कि इसमें हम एक नॉर्मल कंपनी ढूंढने की कोशिश करते हैं। कागज पर रिलायंस एक शेयर है, असल में यह कई कंपनियों का दरवाजा है। एक तरफ ऑयल टू केमिकल बिजनेस है, रिफाइनरी है, पेट्रोकेमिकल है, फ्यूल है, मटेरियल्स हैं। दूसरी तरफ जियो है जिसमें टेलीकॉम है, डेटा है, ब्रॉडबैंड है, डिजिटल सर्विसेज हैं। तीसरी तरफ रिटेल है, स्टोर्स हैं, जियो मार्ट है, एजियो है, ग्रोसरी, फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, क्विक कॉमर्स। चौथी तरफ चलिए तो एफएमसीजी है, कैंपा है, इंडिपेंडेंस है, पैकेज्ड फूड हैं, बेवरेजेस हैं। पांचवी तरफ जाइए तो नई एनर्जी, सोलर, बैटरीज, ग्रीन हाइड्रोजन, बायो एनर्जी। छठी तरफ मीडिया का बिजनेस, जियो स्टार, जियो हॉट स्टार, नेटवर्क 18, स्पोर्ट्स, कंटेंट, एडवर्टाइजिंग। सातवें दरवाजे में जाएं तो रिलायंस इंटेलिजेंस है, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडियन लैंग्वेज एआई, कंज्यूमर एआई, एंटरप्राइज एआई। रिलायंस फैक्ट्री नहीं है, रिलायंस इकोसिस्टम है। एक ऐसा इकोसिस्टम जहां पुराना कैश इंजन ऑयल से आता है, नया ग्रोथ इंजन डिजिटल और कंज्यूमर से आता है और फ्यूचर ड्रीम एआई और ग्रीन एनर्जी से आता है। लेकिन मार्केट का सवाल बहुत सिंपल है, आज पैसा कौन बना रहा, कल पैसा कौन बनाएगा और कितना भरोसा है कि सपना कैश फ्लो बनेगा। मार्केट कहानी खरीद सकता है लेकिन अगला चेक कैश फ्लो देखकर काटता है। रिलायंस की असली दिक्कत यही है, बिजनेस कमजोर नहीं है, स्केल कम नहीं है, ब्रांड कमजोर नहीं है, लेकिन मार्केट पुराने कैश इंजन और नए ड्रीम इंजन के बीच प्रूफ ढूंढ रहा है। स्टॉक क्यों नहीं चला, अब ये समझिए। नंबर में समझते हैं। अब इन्वेस्टर का असली सवाल लेते हैं, रिलायंस ने रिटर्न क्यों नहीं दिया। यहां प्रॉब्लम कंपनी खत्म होने की नहीं है, प्रॉब्लम है कि अर्निंग ग्रोथ वैसी तेज नहीं रही जैसी मार्केट ने उम्मीद की थी। मोतीलाल ओसवाल के एस्टीमेट के मुताबिक रिलायंस का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू वित्त वर्ष 2025 में 9,647 बिलियन था, जो वित्त वर्ष 2026 में बढ़कर 10,572 बिलियन हुआ, यानी 9.6% की ग्रोथ। लेकिन एडजस्टेड पैट देखिए तो वित्त वर्ष 2024 में 696 बिलियन,
25 में भी 696 बिलियन, 26 में 719 बिलियन। यानी वित्त वर्ष 2025 में प्रॉफिट ग्रोथ वर्चुअली फ्लैट थी और वित्त वर्ष 2026 में ये 3.2% थी। बड़े स्टॉक में जब प्रॉफिट ग्रोथ ऐसी धीमी हो तो शेयर प्राइस पेशेंस मांगता है। इबिटा जरूर बढ़ा, वित्त वर्ष 2025 में 1654 बिलियन से वित्त वर्ष 2026 में 1789 बिलियन, लेकिन कंसोलिडेटेड इबिटा मार्जिन वित्त वर्ष 2024 के 18% से वित्त वर्ष 2025 में 17.1% और वित्त वर्ष 2026 में 16.9% पर आ गया। मतलब क्या है? मतलब यह है रेवेन्यू बढ़ा, बिजनेस बड़ा हुआ, लेकिन मार्जिन प्रेशर साफ दिख रहा है। मार्केट इसी को पकड़ता है। हेडलाइन कहती है रिलायंस का रेवेन्यू लाखों करोड़ का है। इन्वेस्टर पूछता है मार्जिन कहां है। कंपनी कहती है फ्यूचर इंजन तैयार हैं। मार्केट पूछता है करंट प्रॉफिट ग्रोथ कितनी है। यही शेयर प्राइस की थकान है। सरल भाषा में कहें तो रिलायंस की दुकान बड़ी होती गई, लेकिन मुनाफे की रफ्तार उतनी तेज नहीं दिखी और शेयर बाजार दुकान की साइज नहीं, मुनाफे की रफ्तार खरीदता है। इतनी बड़ी कंपनी में रिटर्न बनाना आसान नहीं है। रिलायंस की एक और प्रॉब्लम है, इसका साइज। छोटी कंपनी को डबल होने में छोटा बेस चाहिए। रिलायंस को डबल होने के लिए पूरी इकोनॉमी लेवल की ग्रोथ चाहिए। यह कोई 5,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी नहीं है, ये इंडिया की सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनीज में से एक है। इतने बड़े बेस पर शेयर प्राइस को तेज चलाने के लिए सिर्फ अनाउंसमेंट नहीं चाहिए, बहुत बड़ा अर्निंग अपग्रेड चाहिए। रिलायंस हाथी है, हाथी रोज नहीं दौड़ता, लेकिन जब दिशा बदलता है तो जंगल का नक्शा बदल जाता है। इन्वेस्टर की परेशानी यह है कि उसे डायरेक्शन दिख रही है, स्पीड नहीं दिख रही। एजीएम में फ्यूचर की पूरी पिक्चर आती है, क्वार्टरली रिजल्ट में मार्केट पूछता है अभी पैसा कितना बना। यही गैप स्टॉक को रोकता है। अब एजीएम की बात। वित्त वर्ष 2026 में रिलायंस ने कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 11,75,919 करोड़ रुपए बताया। इबिटा 2,07,911 करोड़ रहा। नेट प्रॉफिट 95,754 करोड़ रुपए रहा। वित्त वर्ष 2021 से 2026 के बीच इबिटा 97,580 करोड़ से बढ़कर 2,07,911 करोड़ हुआ। यानी पिछले 5 वर्षों में इबिटा डबल से ज्यादा हुआ। अब मैनेजमेंट अगले 5 साल में फिर से इबिटा डबल से ज्यादा करने की बात कर रहा है। एजीएम के 5 बड़े मैसेजेस अगर आपको पढ़ने हो तो ऐसे पढ़िए। पहला, जियो प्लेटफॉर्म आईपीओ प्रोसेस आगे बढ़ा। दूसरा, रिलायंस इंटेलिजेंस यानी एआई को एग्जीक्यूशन फेज में बताया गया। तीसरा, न्यू एनर्जी से वित्त वर्ष 2027 से मीनिंगफुल रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन की उम्मीद जताई गई। चौथा, रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट यानी एफएमसीजी बिजनेस को वित्त वर्ष 2030 तक 1 लाख करोड़ ग्रॉस रेवेन्यू तक ले जाने का टारगेट रखा गया। और पांचवा, एक्सपोर्ट को बड़ा ग्रोथ ड्राइवर बताया गया, जहां रिलायंस 2032 तक 125 से $150 बिलियन एक्सपोर्ट इनेबल करने की बात कर रही है। यानी एजीएम का मैसेज क्या था? रिलायंस अब सिर्फ ऑयल कंपनी नहीं रहना चाहती, रिलायंस डेटा, रिटेल, एआई, एनर्जी, मटेरियल और कंज्यूमर ब्रांड का बड़ा प्लेटफॉर्म बनना चाहती है। लेकिन इन्वेस्टर का जवाब भी साफ है, बात बड़ी है, अब बैलेंस शीट दिखाइए। O2C पुराना इंजन चल रहा है लेकिन दबाव में है। अब रिलायंस का सबसे पुराना और सबसे बड़ा इंजन समझिए O2C यानी ऑयल टू केमिकल्स। यहीं क्रूड ऑयल आता है, रिफाइनरी में प्रोसेस होता है, फ्यूल बनता है, पेट्रोकेमिकल्स बनते हैं, मटेरियल्स बनते हैं। लेकिन इस बिजनेस में क्रूड प्राइस सिर्फ कॉस्ट नहीं है, क्रूड का टाइप, क्रूड का प्रीमियम, फ्रेट कॉस्ट, इंश्योरेंस की कॉस्ट, रिफाइनिंग के मार्जिन, पेट्रोकेमिकल का स्प्रेड, ग्लोबल डिमांड, वेस्ट एशिया टेंशन, ये सब मिलकर प्रॉफिट बनाते या बिगाड़ते हैं। अगर क्रूड ऑयल महंगा हो जाए तो वर्किंग कैपिटल बढ़ जाती है। अगर क्रूड स्पॉट प्रीमियम बढ़ जाए तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ जाती है। अगर वेस्ट एशिया टेंशन हो तो फ्रेट और इंश्योरेंस की कॉस्ट बढ़ती है। अगर ग्लोबल डिमांड कमजोर हो तो प्रोडक्ट मार्जिन दबता है। अगर पेट्रोकेमिकल स्प्रेड कमजोर हो तो रिफाइनरी चलने के बाद भी प्रॉफिट उतना नहीं आता। यही रिलायंस के साथ हुआ। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट कहती है कि वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही में O2C सेगमेंट पर एलिवेटेड क्रूड स्पॉट प्रीमियम, हायर फ्रेट रेट और इंक्रीज्ड इंश्योरेंस कॉस्ट की वजह से मार्जिन प्रेशर आया है। नंबर देखिए, O2C का एबिटा वित्त वर्ष 2024 में 624 बिलियन था, 25 में घटकर 550 बिलियन रह गया, 26 में रिकवरी आई,
5 बिलियन हुआ, लेकिन 2028 का जो एस्टीमेट है वो 661 बिलियन का है। यानी वित्त वर्ष 2028 तक भी O2C की ग्रोथ बहुत एक्सप्लोजिव नहीं मानी जा रही। मतलब पुराना इंजन बंद नहीं हुआ, लेकिन पुराना इंजन अब तेज ग्रोथ नहीं दे पा रहा है, जो रिलायंस को अगली री रेटिंग दिला दे। रिफाइनरी चल रही है, कैश आ रहा है, लेकिन बाजार पूछ रहा है अगला बड़ा जंप कहां से आएगा। क्रूड में बैरल बदलता है, मार्जिन बदलता है और साथ में मार्केट का मूड भी बदल जाता है। यही कारण है कि रिलायंस को अब जियो, रिटेल, FMCG, AI और न्यू एनर्जी से नया इंजन चाहिए। अब आते हैं जियो पे। सबसे बड़ा ट्रिगर अब जियो की बात। जियो रिलायंस की सबसे बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग स्टोरी है। जियो ने इंडिया का टेलीकॉम मार्केट बदल दिया। वॉइस फ्री हुई, डेटा सस्ता हुआ, मोबाइल इंटरनेट मास प्रोडक्ट बन गया। अब जियो के पास 52 करोड़ से ज़्यादा यूज़र हैं। 5G सब्सक्राइबर बेस 26 करोड़ से ज़्यादा है। जियो एयर फाइबर तेजी से बढ़ रहा है। डेटा ट्रैफिक दुनिया में सबसे बड़े नेटवर्क में गिना जा रहा है। लेकिन अब जियो सिर्फ मोबाइल ऑपरेटर नहीं रहना चाहता। जियो ब्रॉडबैंड देना चाहता है, एंटरप्राइज डिजिटलाइजेशन देना चाहता है, स्मॉल बिजनेसेस को क्लाउड और AI टूल्स देना चाहता है, सैटेलाइट ब्रॉडबैंड तक जाना चाहता है और सबसे बड़ा जियो प्लेटफॉर्म IPO लाना चाहता है। अब जियो नंबर्स में क्यों इंपॉर्टेंट है ये समझ लीजिए। मोतीलाल ओसवाल के हिसाब से जियो का रेवेन्यू वित्त वर्ष 2026 में 1289 बिलियन था। 28 तक इसके 1713 बिलियन पहुंचने का अनुमान है। यानी वित्त वर्ष 2026 से 2028 तक 15% रेवेन्यू का CAGR। जियो एबिटा वित्त वर्ष 2026 में 698 बिलियन था। वित्त वर्ष 2028 तक इसके 971 बिलियन पहुंचने का अनुमान है। यानी एबिटा 18% के CAGR से बढ़ेगा। ये रिलायंस की पूरी कहानी में बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि O2C में ग्रोथ मॉडरेट है, लेकिन डिजिटल सर्विस में ग्रोथ तेज है। जियो का ब्लेंडेड आरपू वित्त वर्ष 2026 में 212 रुपए पर मंथ था। 2028 में ये 254 रुपए पर मंथ तक जाने का अनुमान है। सब्सक्राइबर बेस भी वित्त वर्ष 2026 में 524 मिलियन से वित्त वर्ष 2028 तक 578 मिलियन पहुंच सकता है। जियो की कहानी दो चीजों पर है, एक सब्सक्राइबर बढ़े, दो हर सब्सक्राइबर पर कमाई बढ़े। टेलीकॉम में ये पावरफुल कॉम्बिनेशन होता है। नेटवर्क ऑलरेडी बन चुका है, जब आरपू बढ़ता है तो एक्स्ट्रा रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा एबिटा में जा सकता है। इसलिए ब्रोकरेजेस जियो को रिलायंस का सबसे बड़ा नियर टर्म ग्रोथ ड्राइवर मान रहे हैं। मार्केट की भाषा में कहें तो जियो अब सिर्फ डेटा बेचने वाली कंपनी नहीं है, जियो अब ऑपरेटिंग लेवरेज बेच रही है। अब जियो IPO की बात करते हैं। एक्साइटमेंट सही है, एक्सपेक्टेशन सही रखिए। जियो IPO से इन्वेस्टर एक्साइटेड हैं, क्योंकि लिस्टिंग के बाद जियो की अलग वैल्यूएशन दिखेगी। आज जियो रिलायंस के अंदर है, मार्केट उसे एस्टिमेट करता है। लिस्टिंग के बाद जियो का पब्लिक प्राइस डिस्कवरी होगा। सोने की दुकान में ग्राहक तराजू देखता है, शेयर मार्केट में इन्वेस्टर डॉक्यूमेंट देखता है। जियो IPO वही तराजू बन सकता है। लेकिन यहां एक बात बहुत जरूरी है समझना, जियो प्लेटफॉर्म IPO को जियो फाइनेंशियल जैसी वैल्यू अनलॉकिंग मान लेना गलत होगा। क्यों? जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अलग तरह से लिस्टेड हुआ था, डीमर्जर था। रिलायंस शेयर होल्डर्स को एक रिलायंस शेयर पर जियो फाइनेंशियल शेयर मिला था, इन्वेस्टर को डायरेक्ट शेयर मिला था। जियो प्लेटफॉर्म IPO में पिक्चर अलग दिख रही है। अगर आप ब्रोकरेज रिपोर्ट देखें तो उनके मुताबिक जियो प्लेटफॉर्म IPO फ्रेश इशू है, फ्रेश शेयर इशू होंगे, प्रोसीड्स प्राइमरीली RGO बोरोइंग रीपे या प्रीपे करने में जाएंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि RIL शेयर होल्डर को ऑटोमेटिक जियो प्लेटफॉर्म का फ्री शेयर मिलना अभी बेस केस नहीं है। वैल्यू अनलॉकिंग होगी, लेकिन रूट अलग होगा। जियो फाइनेंशियल में इन्वेस्टर को शेयर मिला था, जियो प्लेटफॉर्म में इन्वेस्टर को पहले वैल्यूएशन दिखेगा, फिर रिलायंस की होल्डिंग का वैल्यू मार्केट में रिफ्लेक्ट हो सकता है। सरल भाषा में क्या मतलब है? जियो फाइनेंशियल में वैल्यू आपके डीमेट अकाउंट में अलग शेयर बनकर आई थी। जियो प्लेटफॉर्म में वैल्यू पहले रिलायंस की सम ऑफ पार्ट वैल्यूएशन में आएगी। एक्साइटमेंट सही है, बस एक्सपेक्टेशन सही रखनी होगी। अब आते हैं रिटेल पर। यहां भीड़ बहुत है, कैश ड्रॉअर देखना अभी बाकी है। रिलायंस की रिटेल की कहानी। रिलायंस रिटेल बहुत बड़ा बिजनेस है। 20,000 से ज़्यादा स्टोर, जियो मार्ट, आजियो, ग्रॉसरी, फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, क्विक कॉमर्स,
रजिस्टर्ड कस्टमर की बात करें तो 38 करोड़ से ज़्यादा का स्केल है। इतना बड़ा कि इंडिया की कंजम्पशन स्टोरी समझनी हो तो रिलायंस रिटेल को इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन मार्केट सिर्फ भीड़ नहीं देखता, मार्केट मार्जिन देखता है। अगर आप ब्रोकरेज हाउस के एस्टिमेट देखें तो रिलायंस रिटेल का ग्रॉस रेवेन्यू वित्त वर्ष 2026 में 3700 बिलियन रुपए था। वित्त वर्ष 2028 तक इसके 4646 बिलियन तक जाने का अनुमान है, यानी करीब 12% का रेवेन्यू CAGR। एबिटा वित्त वर्ष 2026 में 257 बिलियन था, 28 में 309 बिलियन का अनुमान है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है, रिटेल का एबिटा मार्जिन वित्त वर्ष 2024 में 8% था, 25 में 8.2% था, 26 में 7.8% था, 27 और 28 में 7.5% का एस्टीमेट है। यानी स्केल बढ़ रहा है लेकिन मार्जिन पर दबाव है। क्यों? क्योंकि रिलायंस रिटेल अब सिर्फ स्टोर खोलने की कहानी नहीं है, कोई कॉमर्स भी है, हाइपर लोकल डिलीवरी है, फैशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ग्रॉसरी है, कनेक्टिविटी प्रोडक्ट हैं, मैन्युफैक्चरिंग पुश है, एक्सपोर्ट की तैयारी है। हर बिजनेस का मार्जिन अलग है। ग्रॉसरी का मार्जिन अलग है, फैशन का मार्जिन अलग है, इलेक्ट्रॉनिक्स का मार्जिन बिल्कुल अलग है। क्विक कॉमर्स का अगर आप मार्जिन देखें तो उसका इकोनॉमिक्स पूरा अलग है। मार्केट इसलिए पूछता है रिलायंस रिटेल बड़ा तो है लेकिन कितना प्रॉफिटेबल होगा ये बताइए। किराने की दुकान में मालिक भीड़ देखकर खुश होता है लेकिन समझदार दुकानदार कैश ड्रॉर भी गिनता है। रिलायंस रिटेल में मार्केट वही कैश ड्रॉर देख रहा है। अब आइए FMCG बिजनेस पर। कैंपा से 1 लाख करोड़ तक। अब FMCG की बात। रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट ने बड़ा टारगेट रखा है वित्त वर्ष 2030 तक 1 लाख करोड़ रुपए के ग्रॉस रेवेन्यू का। सुनने में शानदार है लेकिन ये आसान नहीं है। FMCG में लड़ाई शेल्फ स्पेस की होती है, ब्रांड लॉयल्टी की होती है, डिस्ट्रीब्यूशन की होती है, प्राइसिंग, टेस्ट, ट्रस्ट। कैंपा बेचना आसान है, कैंपा को कोको कोला और पेप्सी के सामने टिकाना अलग बात है। डेली एसेंशियल बेचना आसान है, HUL, ITC, ब्रिटानिया, नेस्ले, टाटा कंज्यूमर जैसे प्लेयर्स से शेयर लेना अलग बात है। रिलायंस के पास एक एडवांटेज है, डिस्ट्रीब्यूशन का, स्टोर नेटवर्क का, कैपिटल का, सप्लाई चेन का, प्राइसिंग एग्रेशन की क्षमता है क्योंकि डीप पॉकेट है, मैन्युफैक्चरिंग पुश है। लेकिन FMCG में सबसे बड़ा सवाल यह होता है कस्टमर रिपीट करेगा या डिस्काउंट पर खरीदेगा। मार्केट इस बिजनेस को तब सीरियस वैल्यू देगा जब रेवेन्यू के साथ ब्रांड स्ट्रेंथ और मार्जिन भी दिखेगा। बाजार कहानी खरीद सकता है लेकिन ग्राहक टेस्ट और ट्रस्ट खरीदता है। अब आ जाइए एक और अगले बिजनेस पर जो है न्यू एनर्जी का, जिसकी हमने बात की थी शुरुआत में। यहां सपना बहुत बड़ा है, कैश फ्लो आना अभी बाकी है। रिलायंस सोलर सेल, सोलर मॉड्यूल, बैटरीज, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया और रिन्यूएबल एनर्जी इकोसिस्टम पर बड़ा दाव लगा रही है। कंपनी कह रही है कि न्यू एनर्जी बिजनेस वित्त वर्ष 2027 से मीनिंगफुल रेवेन्यू दे सकता है, बड़ा कंट्रीब्यूशन इसका हो सकता है। न्यू एनर्जी को 174 रुपए पर शेयर वैल्यू असाइन किया है। मोतीलाल ओसवाल अपनी रिपोर्ट में न्यू एनर्जी को 174 रुपए पर शेयर वैल्यू असाइन करता है। अपॉर्चुनिटी बड़ी है, इंडिया को एनर्जी ट्रांजिशन चाहिए, सोलर, स्टोरेज, ग्रीन हाइड्रोजन सब कुछ चाहिए, इंपोर्ट की डिपेंडेंसी कम करनी है, लेकिन रिस्क भी बड़ा है। टेक्नोलॉजी फास्ट बदलती है, कैपेक्स भारी है, एग्जीक्यूशन कॉम्प्लेक्स है, ग्लोबल कंपटीशन है, मार्जिन प्रूव होने बाकी हैं। फैक्ट्री बनाना पहला स्टेप है, रेवेन्यू आना दूसरा स्टेप है, प्रॉफिट आना तीसरा स्टेप है, कैश फ्लो आते रहना चौथा स्टेप है, इन्वेस्टर को चौथा स्टेप चाहिए। न्यू एनर्जी सपना बहुत बड़ा है लेकिन मार्केट अभी पूछ रहा है सपना कब बिल बनेगा, ये जानना सबसे जरूरी है। अब बात AI की। नया शब्द पुराना सवाल, पैसा कैसे बनेगा। रिलायंस इंटेलिजेंस AGM का बड़ा हाईलाइट था। जामनगर में AI का इंफ्रास्ट्रक्चर, 120 मेगावाट इनिशियल AI कैपेसिटी, 75,000 H11 इक्विवेलेंट की GPU कंप्यूट कैपेसिटी, गूगल और मेटा से पार्टनरशिप, 22 भारतीय भाषाओं में AI टूल्स, जियो भारत IQ, AI व्यापार, जियो हेल्थ IQ, जियो लर्न IQ, जियो कृषि IQ। ये सब सुनने में बहुत बड़ा लगता है, हो भी सकता है क्योंकि रिलायंस के पास एक यूनिक एडवांटेज है, जियो का यूजर बेस, रिटेल का कस्टमर बेस, मीडिया का कंटेंट बेस, एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर और एंटरप्राइज रिलेशनशिप्स। अगर AI इन सब बिजनेसेस में घुसता है तो ये सिर्फ ऐप नहीं रहेगा, ये रिलायंस ग्रुप का नर्व सिस्टम बन सकता है। लेकिन इन्वेस्टर का सवाल फिर वही है, AI से पैसा कैसे बनेगा। सब्सक्रिप्शन से, एंटरप्राइजेस कॉन्ट्रैक्ट से, गवर्नमेंट सर्विसेज से,
इंटरनल कॉस्ट सेविंग से, क्लाउड कंप्यूट रेंटल से या डेटा और डिस्ट्रीब्यूशन एडवांटेज से। एआई शब्द आज मार्केट में मैजिक वर्ड है, लेकिन मैजिक का मार्जिन में बदलना मैनेजमेंट की असली परीक्षा है। सरकारी भाषण में यह डिजिटल रिवॉल्यूशन हो सकता है, इन्वेस्टर की भाषा में यह रिटर्न ऑन कैपिटल है। अब बात यह कि ब्रोकरेज कितने बुलिश हैं। सीएलएसए ने रिलायंस पर आउट परफॉर्म रेटिंग और 1800 का टारगेट दिया है। नोमुरा ने बाय की रेटिंग के साथ 1640 का टारगेट दिया है। जेफरीज ने बाय रेटिंग के साथ 1675 का टारगेट दिया है। मोतीलाल ओसवाल ने भी बाय रेटिंग दी है, 1655 का टारगेट दिया है। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट में 1310 के जो करंट मार्केट प्राइस है उस हिसाब से अगर देखें तो 26% का अपसाइड दिखता है, लेकिन ये बुलिशनेस हवा में नहीं है। ब्रोकरेज 4-5 बड़े ट्रिगर पर बुलिश हैं। पहला, जियो के आईपीओ, दूसरा जियो आरपू और टैरिफ हाइक, तीसरा रिटेल की रिकवरी, चौथा एफएमसीजी स्केल अप, पांचवा न्यू एनर्जी रेवेन्यू, छठा एआई का जो ऑपरेशनल है उसका शुरू होना, और सातवां O2C में मॉडरेट रिकवरी। मोतीलाल ओसवाल ने अपनी रिपोर्ट में जियो प्लेटफॉर्म की जो वैल्यू मानी है वो 525 रुपये पर शेयर मानी है। रिलायंस रिटेल का वैल्यू 500 रुपये पर शेयर माना है। स्टैंड अलोन O2C और ENP बिजनेस का वैल्यू 427 रुपये पर शेयर माना है। न्यू एनर्जी को 174 रुपये पर शेयर दिया है। यानी ब्रोकरेज कह रहा है रिलायंस को अलग अलग पार्ट्स में अगर तोड़कर देखेंगे तो वैल्यू छुपी है, लेकिन मार्केट कहता है छिपी वैल्यू अच्छी बात है, अनलॉक्ड वैल्यू उससे बेहतर बात है। रिलायंस में रीरेटिंग तभी आएगी जब हिडन वैल्यू विजिबल होगी। अब एफआईआईज और म्यूचुअल फंड इसमें क्या कर रहे हैं ये देखिए। अब शेयर होल्डिंग पर आते हैं। प्रमोटर होल्डिंग करीब 50%, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर की होल्डिंग मार्च 2026 क्वार्टर में करीब 18.67% दिखती है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग करीब 9.78% है। इंश्योरेंस कंपनी की होल्डिंग 9%, जिसमें LIC की होल्डिंग करीब 6.8% बताई गई है। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट में भी ब्रॉड ट्रेंड दिखता है। एफआईआई शेयर मार्च 2025 में 20.7 था, मार्च 2026 में 20.1 हुआ, जबकि DII शेयर 19.2% से बढ़कर 20.3% हो गया। इसका सिंपल मतलब विदेशी इन्वेस्टर रिलायंस से पूरी तरह भागे नहीं हैं, वे इसे एग्रेसिवली चेज भी नहीं कर रहे हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने कुशन दिया है, रिटेल इन्वेस्टर इंतजार में है और मार्केट ट्रिगर ढूंढ रहा है। रिलायंस में पैसा बैठा है, बस कन्विक्शन अभी अर्निंग प्रूफ मांग रहा है। अब बात यह कि रिटर्न कब आएगा। 3 नंबर्स जो जरूरी हैं देखने, क्योंकि रिलायंस कब चलेगा इसकी कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है, लेकिन 3 नंबर स्टॉक को डायरेक्शन दे सकते हैं। पहला, कंसोलिडेटेड एबिटा ग्रोथ। मोतीलाल ओसवाल वित्त वर्ष 2026 से 2028 तक रिलायंस की कंसोलिडेटेड एबिटा को 1789 बिलियन से 2166 बिलियन जाते देखता है, यानी करीब 10% CAGR। अगर ये ग्रोथ बीट होती है तो स्टॉक को ट्रिगर मिल सकता है। दूसरा, फ्री कैश फ्लो। रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2026 से 2028 के बीच रिलायंस करीब 1 ट्रिलियन फ्री कैश फ्लो जनरेट कर सकता है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हैवी कैपेक्स के बाद मार्केट देखना चाहता है कि रिलायंस अब कैश जनरेट करता है या फिर लगातार नए कैपेक्स में पैसा लगता रहेगा। तीसरा है नेट डेट। एस्टीमेट के मुताबिक कंसोलिडेटेड नेट डेट वित्त वर्ष 2026 में 2591 बिलियन से वित्त वर्ष 2028 तक 1573 बिलियन घट सकता है। नेट डेट टू एबिटा भी 1.53x से 1.06x तक आ सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्केट को रिलायंस में सिर्फ ग्रोथ नहीं चाहिए, मार्केट को ग्रोथ प्लस बैलेंस शीट कंफर्ट चाहिए। रिलायंस में अगर एबिटा बढ़ता है, फ्री कैश फ्लो आता है, डेट घटता है और जियो आईपीओ की वैल्यूएशन मजबूत रहती है तो स्टॉक की री रेटिंग हो सकती है, वरना एजीएम की तालियां अगले रिजल्ट सीजन में फीकी पड़ जाएंगी। रिलीफ बाहर से आता है, रिवाइवल अंदर से आता है। जियो आईपीओ रिलीफ दे सकता है, लेकिन रिलायंस का रियल रिवाइवल अर्निंग से बनेगा। तो इन्वेस्टर को क्या देखना चाहिए? पहला, जियो आईपीओ का स्ट्रक्चर, फ्रेश इशू कितना है, वैल्यूएशन कितनी है, रिलायंस की होल्डिंग कितनी डाइल्यूट होगी, प्रोसीड्स कहाँ जाएंगे, लिस्टिंग के बाद जियो का मार्केट कैप कितना टिकता है। दूसरा, जियो का आरपू देखिए, सब्सक्राइबर काउंट अच्छा है लेकिन आरपू और इबिटा ग्रोथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा, रिटेल का मार्जिन देखिए, रेवेन्यू हेडलाइन बड़ी हो सकती है लेकिन इन्वेस्टर को मार्जिन, प्रोडक्टिविटी, स्टोर इकोनॉमिक्स और क्विक कॉमर्स का इकोनॉमिक्स देखना होगा। न्यू एनर्जी में रेवेन्यू टाइमलाइन देखिए, फैक्ट्री बनाना अलग बात है, रेवेन्यू आना अलग बात है, प्रॉफिट आना तीसरी बात है, कैश फ्लो चौथी बात है। पांचवा चीज़ क्या देखें, एआई बिजनेस मॉडल देखिए,
एआई कम्यूट की कैपेसिटी इंप्रेसिव है, लेकिन पैसा कैसे बनेगा ये देखना होगा। O2C के मार्जिन्स देखिए, क्रूड प्राइस देखते रहिए, रिफाइनिंग मार्जिन्स, पेट्रोकेमिकल स्प्रेड, जियोपॉलिटिकल रिस्क रिलायंस की अर्निंग को अफेक्ट कर सकते हैं। सातवां, कैपिटल का एलोकेशन। रिलायंस जितना बड़ा बिजनेस है उतना ही बड़ा कैपेक्स मशीन भी है, इसलिए इन्वेस्टर को देखना होगा कि नया पैसा कहाँ लग रहा है और उससे रिटर्न कब आएगा। रिस्क क्या है ये समझ लीजिए। पहला रिस्क है जियो आईपीओ का डिसअपॉइंटमेंट। अगर वैल्यूएशन मार्केट एक्सपेक्टेशन से कम हुई या रिलायंस शेयर होल्डर को डायरेक्ट बेनिफिट जैसा फील नहीं हुआ तो शॉर्ट टर्म डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है। दूसरा रिस्क है एआई से ओवर एक्सपेक्टेशन। एआई बड़ा थीम है लेकिन मोनेटाइजेशन प्रूफ बाकी है। अगर कैपेक्स हैवी रहा और रेवेन्यू देर से आए तो मार्केट पेशेंस खो सकता है। तीसरा रिस्क है न्यू एनर्जी का डिले। न्यू एनर्जी प्रोजेक्ट्स कॉम्प्लेक्स हैं, टेक्नोलॉजी, एग्जीक्यूशन, कॉस्ट, ग्लोबल कंपटीशन सब रिस्क हैं। चौथा रिस्क है रिटेल का मार्जिन प्रेशर। क्विक कॉमर्स और एग्रेसिव एक्सपेंशन ग्रोथ तो देंगे, लेकिन अगर मार्जिन कंप्रेस हुआ, सिकुड़ा, तो वैल्यूएशन सवालों में आएगी। पांचवा रिस्क O2C की वॉलेटिलिटी। रिलायंस का ओल्ड इंजन अभी भी बड़ा है, ग्लोबल ऑयल रिफाइनिंग, केमिकल और जियोपॉलिटिकल का असर बना रह सकता है। छठा रिस्क वैल्यूएशन का है। रिलायंस सस्ता पेनी स्टॉक नहीं है जिसे एक्सपेक्टेशन पहले से बैठी हुई है, लेकिन डिलीवरी डिले हुई तो स्टॉक फिर रेंज बाउंड रह सकता है। अब लेते हैं कॉमन इन्वेस्टर के सवाल। पहला सवाल, क्या रिलायंस खराब कंपनी बन गई है? नहीं, रिलायंस खराब कंपनी नहीं है, ये ट्रांजिशन फेस है। ओल्ड एनर्जी से डिजिटल कंज्यूमर, एआई और न्यू एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। दूसरा, स्टॉक क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि मार्केट को नए बिजनेस की वैल्यू का प्रूफ चाहिए। अनाउंसमेंट हो चुकी है, एग्जीक्यूशन चाहिए। तीसरा सवाल, जियो आईपीओ से पैसा बनेगा? जियो आईपीओ बड़ा ट्रिगर है, लेकिन ये जियो फाइनेंशियल जैसा एक एक का डीमर्जर नहीं दिखता, इसलिए एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक रखनी होगी। चौथा सवाल, ब्रोकरेज बुलिश क्यों है? क्योंकि उन्हें जियो, रिटेल, एफएमसीजी, न्यू एनर्जी और एआई में लॉन्ग टर्म वैल्यू दिख रही है, लेकिन ये वैल्यू तभी आएगी जब अर्निंग और कैश फ्लो में दिखेगी। पांचवा सवाल, रिलायंस में धैर्य चाहिए क्या? हाँ, रिलायंस ट्रेडिंग स्टॉक से ज़्यादा कंपाउंडिंग और वैल्यू अनलॉकिंग स्टॉक है। इसमें बड़ा मूव अक्सर तब आता है जब मार्केट को नया इंजन प्रूफ दिखता है। छठा सवाल, अभी बाय करना चाहिए? ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, लेकिन इन्वेस्टर को डिसीजन लेते समय तीन चीज़ें ज़रूर देखनी चाहिए। जियो का आईपीओ वैल्यूएशन देख लीजिए, रिटेल के मार्जिन देख लीजिए और नई एनर्जी का एआई मोनेटाइजेशन का प्रूफ देख लीजिए। क्लियर कट कंक्लूजन ये है कि रिलायंस की कहानी सिंपल नहीं है। सिर्फ ऑयल कंपनी नहीं है, सिर्फ टेलीकॉम कंपनी नहीं है, सिर्फ रिटेल कंपनी नहीं है, ये इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेस एक्सपेरिमेंट है। एक तरफ जामनगर की रिफाइनरी है, दूसरी तरफ जियो का डेटा नेटवर्क है, तीसरी तरफ रिलायंस रिटेल के स्टोर्स हैं, चौथी तरफ कैंपा और डेली एसेंशियल की एफएमसीजी लड़ाई है, पांचवी तरफ सोलर और बैटरी फैक्ट्रीज हैं, छठी तरफ जियो हॉटस्टार और मीडिया इकोसिस्टम है, सातवीं तरफ एआई, कंप्यूट और इंडियन लैंग्वेज एआई का सपना है। इन्वेस्टर की परेशानी ये है कि ये सब कुछ बड़ा है, लेकिन शेयर प्राइस में बड़ा रिटर्न अभी नहीं दिखा है। क्यों? क्योंकि मार्केट ने कहा मुझे कहानी नहीं डिलीवरी दिखाई है। रिलायंस में अभी लड़ाई दो बैलेंस शीट के बीच है। एक बैलेंस शीट आज की है, O2C मार्जिन, रिटेल मार्जिन, कैपेक्स, डेट, कैश फ्लो। दूसरी बैलेंस शीट कल की है, जियो आईपीओ, एआई, न्यू एनर्जी, एफएमसीजी, एक्सपोर्ट। इन्वेस्टर को दोनों कहानी पढ़नी होगी, क्योंकि रिलायंस में सिर्फ सपना देखकर पैसा नहीं बनेगा और सिर्फ पुराने नंबर्स देखकर भी पूरी कहानी समझ नहीं आएगी। रिलायंस की असली वैल्यू वहीं बनेगी जहां आज की कमाई कल की संभावना से जुड़ेगी। जियो आईपीओ वैल्यू अनलॉकिंग का पहला गेट हो सकता है, रिटेल मार्जिन रिकवरी का दूसरा गेट हो सकता है, न्यू एनर्जी तीसरा गेट हो सकता है, एआई मोनेटाइजेशन चौथा गेट हो सकता है, O2C रिकवरी पांचवा गेट हो सकता है। अगर ये गेट खुलते हैं तो रिलायंस फिर से लीडरशिप दिखा सकती है। अगर ये गेट डिले होते हैं तो स्टॉक फिर इन्वेस्टर को पेशेंस टेस्ट देता रहेगा। क्लियर कट बात यही है, रिलायंस में बिजनेस खत्म नहीं हुआ, रिलायंस में स्टोरी खत्म नहीं हुई, रिलायंस में एम्बिशन कम नहीं हुआ, लेकिन अब मार्केट एम्बिशन पर तालियां नहीं बजाएगा, मार्केट एग्जीक्यूशन पर प्राइस देगा। फिर वही बात, रिलायंस हाथी है, हाथी हर दिन नहीं दौड़ता, लेकिन जब चलता है तो रास्ता खुद बनाता है। अब देखना यह है कि जियो आईपीओ, एआई, रिटेल, एफएमसीजी और न्यू एनर्जी मिलकर रिलायंस के लिए नया रास्ता बनाते हैं या इन्वेस्टर को फिर एक और एजीएम का इंतजार करना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर, आप देख रहे थे क्लियर कट। बने रहिए
अमर उजाला बोनस के साथ।